नमस्कार मित्रों, आज अपन बात करेंगे आचार्य चाणक्य के बारे में। इन्हें कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। इनका बचपन का नाम कौटिल्य था। इनके पिता का नाम चाणक्य था, इनके इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। बुद्धि के भगवान इनकी कूटनीति पर चलकर कई साम्राज्य स्थापित हुए। आज हमारे देश में कई बड़ी मिनिस्ट्री हैं। एजुकेशन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है। तमाम मिनिस्ट्रियों को संभालने में एक सक्षम व्यक्ति आचार्य चाणक्य के बारे में आज बात करेंगे। ये आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। ये खुद प्रधानमंत्री के कैपेबल व्यक्ति थे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। शिक्षक होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। ये समुद्र शास्त्र में पारंगत थे। समुद्र शास्त्र क्या होता है? समुद्र शास्त्र के इंसान से बात करते समय उनके चेहरे को देखकर ये बता देते कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। यह कला इनको आगे चलकर कई साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। इनकी बचपन से शुरुआत करते हैं। एक बार क्या होता है कि आचार्य बगीचे में खेल रहे होते हैं। इनके पीछे से इनके घर में एक ज्योतिषी आता है, एस्ट्रोलॉजर। इनकी माता इनकी जन्म पत्री लेकर एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है। तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि इनके तो भविष्य में राजयोग है। ये तो राजयोग के चलते देश का बड़ा प्रधानमंत्री बन सकता है। माता सोचने लगी तो राजयोग के तहत अगर बड़ा प्रधानमंत्री बन गए तो मुझे भूल जाएगा। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने बताया कि चाणक्य के दांत पर सर्पदंश का चिन्ह है। थोड़ी देर बाद में एस्ट्रोलॉजर चले जाते हैं। उसके बाद में चाणक्य को माता द्वारा बुलाया जाता। तो इसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने देखा कि उनके दांत पर सर्पदंश का चिन्ह था। तो माता रोने लगी, बोला कि तू तो आगे चलकर देश का बड़ा प्रधानमंत्री बन सकता, तो मुझे भूल जाएगा। इतने में सुनकर चाणक्य ने पत्थर उठाया और दांत तोड़ दिया। बोला, माँ तेरे प्यार के चलते मैं ऐसे हजारों राजपाट त्याग सकता हूँ। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया था कि चाणक्य को सत्ता का कोई लोभ नहीं था। उनका सपना यह था कि अखंड भारत का निर्माण कैसे किया जाए। एक अखंड भारत के लिए एक महत्वपूर्ण शासक स्थापित करना इनका बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आगे चलकर ये तक्षशिला के प्रधानाचार्य बने। उस समय सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते हुए भारत पर आक्रमण पे आक्रमण करता रहा था। यह फोर्स को हरा चुका था और इनका खुद का आचार्य चाणक्य का यह था कि क्यों ना अखंड भारत का निर्माण किया जाए, एक शक्तिशाली राजा को खड़ा किया जाए, ताकि उस समय सबसे समृद्ध शासक था मगध। नंदा डायनेस्टी का सबसे बड़ी अगर शासक की बात करें तो घनानंद, और सबसे बड़ा साम्राज्य एक मगध था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन्होंने मगध के राजा को समझाने के लिए, मगध का राजा मैंने बताया वो घनानंद, समझाने के लिए इन्होंने एक रणनीति तैयार की कि क्यों ना सिकंदर के खिलाफ एक ऐसी रणनीति तैयार की जाए ताकि सिकंदर को अपन हरा सकें। ये मगध के शासक घनानंद के पास जाते हैं, घनानंद को समझाने की कोशिश करते हैं। उस टाइम घनानंद बिजी था। किसमें बिजी था? शराब में, नशे में, स्त्री परगमन में। ये जनता से टैक्स लेता था और जनता के टैक्स को सट्टे में, लॉटरी में, शराब में, मदपान में, परगमन में, इनमें खर्च कर देता था। तो आचार्य इनको समझाया कि जनता का टैक्स है, जनता का कर है, समाज सेवा में खर्च करो इसको। तो घनानंद को गुस्सा आया। घनानंद ने आचार्य को बोला कि आप हमें राजपाट मत सिखाओ, आप अपनी पंडिताई करो, पंडित। आचार्य ने दोबारा घनानंद को समझाने की कोशिश की तो घनानंद ने धक्का देकर आचार्य को गिरा दिया। जैसे ही आचार्य गिरे तो उनकी शिखा खुल गई। आचार्य को गुस्सा आया और बोला कि ये शिखा तब तक मैं नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरे साम्राज्य को उखाड़कर एक नए अखंड भारत का निर्माण नहीं कर देता। इन्होंने देखो अपने संकल्प को, अपने गुस्से को संकल्प में परिवर्तित किया है। ये देखो सब सीखने लायक बात है आपको। इन्होंने अपने गुस्से को अपने संकल्प में परिवर्तित किया। इन्होंने बोला कि ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरे साम्राज्य को उखाड़ कर नहीं फेंक देता और एक अखंड भारत का नया शासक स्थापित नहीं कर देता। अब आचार्य रणनीति में लग गई। इनको पता था कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आचार्य ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। ये एक 16 साल के लड़के को, जो कि बचपन का नाम उनका चंद्रगुप्त के नाम से शासक बना, इसके प्रति इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये बात चंद्रगुप्त को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि सिकंदर भारत को जीतने के लिए, भारत सोने की चिड़िया भारत को जीतने के लिए पोरस को हरा चुका था, वह आगे बढ़ रहा था।
अब इन्होंने खुद ने एक रणनीति तैयार की। इन्होंने ये रणनीति तैयार की कि कैसे सिकंदर को हरा जाए। उन्होंने बोला कि शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बना लो। चंद्रगुप्त हैरान, बोला सिकंदर को मित्र कैसे बनाए? बोला आप सिकंदर की सेना में शामिल हो जाओ। चाणक्य ने एक बालक को जैसे तैसे करके सिकंदर की सेना में शामिल कर दिया। अब चाणक्य के पास सिकंदर की सेना की अंदर की जो भी गतिविधियां थी वो आने लगी थी, क्योंकि ये सूचना चाणक्य को देने लगे थे। अब इन्होंने भ्रामक भ्रांतियां फैला दी। इन्होंने बताया कि भारत के लोक देवी देवता आपसे नाराज हैं। ये आपस में सैनिकों को लड़वा देते थे। त्रिकंटक नीति के तहत ये आपस में सैनिकों को लड़वा देते, कभी कभी खाने में विष मिला देते थे। इस प्रकार ये सिकंदर की सेना को अंदर से खोखले करते गए। जैसे इसको पता था सिकंदर की सेना बहुत दूर से ट्रेवल करती आ रही है, अब सिकंदर की सेना शरीर से थक चुकी है, अब इसको मन से भी थकाना है। इन्होंने अपनी रणनीति तैयार की और सेना में भ्रांतियां फैलाना शुरू की। धीरे धीरे करके 10-15 साल के बाल को 15-20 लड़कों द्वारा इनके पूरी सिकंदर की सेना को खोखला कर। अभी सिकंदर सिंधु नदी को पार नहीं कर पाया। लोग कहते जो जीता वही सिकंदर, नहीं, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। आपको एक लोगों को पता है ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिकंदर कभी भारत में घुस ही नहीं पाया। इस चीज को समझो आप, सिकंदर कभी भारत में घुस नहीं पाया, कभी सिंधु नदी को पार नहीं कर पाया सिकंदर। इन्होंने सिंधु नदी के परे ही सिकंदर की पूरी सेना को नस्ते नाबूद कर दिया। इन्होंने सिकंदर के जो पहाड़ी पर ध्वज लगा हुआ था उसको जला देते थे, कभी कभी बार खाने में विष मिला देते थे। ऐसे करके तमाम सिकंदर की सेना को इन्होंने अंदर से खोखला कर। अब इस सिकंदर को ये पता चल गया था कि अब मैं आगे सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि इसकी पूरी सेना धीरे 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 करके सभी के सैनिक मारे जा रहे थे। अब इन्होंने जैसे ही इन्होंने सिकंदर के प्रति अपनी रणनीति बनाई तो इनको कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये सोचे क्यों ना अब मगध पर आक्रमण कर दे। अब इनमें और कॉन्फिडेंस आ गया तो ये अपनी सेना 5000 के हाथी घोड़ों की सेना लेकर मगध पहुंच गए। चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध पहुंच गए घनानंद को पराजित करने के लिए। घनानंद की सेना ने इनको दोपहर से पहले ही इनकी बुरी तरह पराजय हुई। ये जैसे तैसे भागकर एक झोंपड़ी के पीछे जाके छुप जाते हैं। अंदर एक माँ खाना बना रही होती है, एक बच्चे को खोलती हुई खिचड़ी परोसी जाती है। तो बच्चा खोलती हुई खिचड़ी, गरम गरम खिचड़ी में बीच में हाथ डालता है तो उसका हाथ जल जाता है, तो बच्चा चिल्लाने लगता है। जैसे बच्चा चिल्लाने लगता है तो माँ बोलती है तू तो पागल है, तू तो मूर्ख है, तू चाणक्य की तरह मूर्ख है, बीच में हाथ मत डाल, परिधि से खाओ, कोने कोने से खाओ, ठंडा करके खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। आचार्य को बात समझ में आ गई। आचार्य की आंख खुल गई। आचार्य ने सीधा मगध में जाके पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। नहीं, पाटलिपुत्र के जो नजदीक थे, जो घनानंद से खपाते, घनानंद की जिन पर पकड़ नहीं थी और वो जहां दुर्बल शासक थे वहां आक्रमण करना चाहते, लेकिन आचार्य ने समुद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया, इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने माता के आगे चरण स्पर्श करे। उन्होंने बोला कि माता, मेरे को आज एक नई शिक्षा मिली है। देखो, चाणक्य के जीवन से सीखने वाली बात यह कि इनके पास पूरी रिसोर्स नहीं थे, सब कुछ नहीं था, सब कुछ हाथी घोड़ों की सेना नहीं थी, न कोई इनके पास पैदल सैनिक थे, इतनी ज्यादा सेना नहीं थी। घनानंद की बहुत बड़ी सेना थी। इन्होंने सब कुछ नहीं होने के बाद भी लोगों से सीखते गए, लोगों को इंस्पायर करते गए, अपनी गलतियों को सुधारते गए ये लोग, और जैसे अपना मिशन बिल्ड करते गए लोग। इन्होंने 7 स्ट्रेटजी अपनाई। इन्होंने पहली बताई कि परिधि पे आक्रमण करो। घनानंद के जो दुर्बल शासक है और घनानंद से कप है, घनानंद के विश्वसनीय नहीं है, इन्होंने परिधि के जितने भी छोटे छोटे शासक थे उनको पराजित किया और छोटे छोटे साम्राज्यों को इनको जीतना शुरू किया। उसके बाद में इन्होंने विष कन्याओं की टीम तैयार की। उसके बाद में इन्होंने जासूसों की एक सेना बनाई। जासूसों की सेना बनाकर ये जासूसी करने लगे कि क्या चल रहा है घनानंद की सेना के अंदर से। जासूसी करते थे और इसको सब आगे बताते कि ये सब चल रहा है। उसके बाद में इन्होंने बिल्ट ऑफ हाई परफॉर्मेंस टीम बनाई। इन्होंने क्या किया कि वात्स्यायन ऋषि का वेश धारण कर ये लोगों में कथा प्रवचन करने लगे। आचार्य जी वात्स्यायन ऋषि का, क्योंकि एक पॉपुलर व्यक्ति थे वात्स्यायन ऋषि, तो ये लोगों के मध्य जाते, कथा प्रवचन करते, लोगों को समझाते, लोगों को बोलते, आप
चंद्रगुप्त की सेना ज्वाइन कर लो। लोगों को बोलते आप चंद्रगुप्त सेना ज्वाइन कर लो। ये आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ थे। इनको पता था प्रेम से बात करूंगा, आध्यात्मिक बात करूंगा, लोगों को इंस्पायर करूंगा, लोग मेरी बात को मानेंगे, और वही हुआ। प्रेम से बात करते, आध्यात्मिक बात करते, लोगों को बोलते आप चंद्रगुप्त की सेना ज्वाइन कर लो। इन्होंने एक एक करके 8 लाख की सेना तैयार कर दी। अब चंद्रगुप्त की सेना घनानंद की सेना से 4 गुना हो गई थी। अभी आक्रमण नहीं करेंगे, अभी पूरी स्ट्रेटेजिकल लेके चलेंगे, अभी आक्रमण नहीं करेंगे। इन्होंने 8 लाख की सेना तैयार कर ली। ये उस टाइम आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ थे। आज हमारे देश में आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, ये बिल्कुल आरक्षण के खिलाफ थे। ये बोलते थे योग्य व्यक्ति को लूंगा, बुद्धिमान व्यक्ति को लूंगा, उसके अलावा नहीं लूंगा। ये बोलते थे कि राजा के नजदीक योग्य बुद्धिजीवी व्यक्ति चाहिए, चापलूस लोग नहीं चाहिए। चापलूस करने वाले लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये इसके बिल्कुल आरक्षण के खिलाफ थे। ये कहते थे कि दुर्जन व्यक्ति से मित्रता करोगे तो वो आपको बार बार हर कदम पर डसेगा, इससे अच्छा तो सांप है, सांप। और इन्होंने दुर्जन व्यक्ति में कंपेयर किया। इन्होंने बताया कि दुर्जन व्यक्ति से अच्छा तो सांप, जो कि आपको एक ही बार डसेगा, लेकिन दुर्जन व्यक्ति तो आपको हर कदम पर डसेगा। इन्होंने आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ थे। उसके बाद में इन्होंने इंटरनेशनल अलायंस बिल्ड की। इन्होंने तमाम प्रकार के जो यूनानी शासक थे, समुद्री लुटेरे थे, उसके बाद में सिकंदर जो पोरस खरा चुका था, पोरस को, उसके बाद में कश्मीरी शासकों को, इन्होंने एक सबको संगठित करके घनानंद के प्रति अपनी एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली। अब ये घनानंद पर आक्रमण कर, उसके बाद में इन्होंने छापामारी पद्धति अपनाई। छोटे छोटे अभ्यास करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे। पहले छोटे छोटे अभ्यास करने लगे, उसके बाद पिछले क्या किया था, पहले अभ्यास करेंगे, उसके बाद में लॉन्च करेंगे। पहले इन्होंने लॉन्च किया, अभ्यास नहीं किया। अब ये छोटे छोटे अभ्यास करें और देख रहे कि सेना का कॉन्फिडेंस कितना है। इन्होंने छोटे छोटे अभ्यास करना शुरू किया, कॉन्फिडेंस, सेना में कॉन्फिडेंस आना। अब इनकी सेना 8 लाख हो चुकी थी, तमाम राजाओं को मिलाकर काफी अच्छी सेना। अब ये आक्रमण करेंगे घनानंद पर। अब इन्होंने मगध पर आक्रमण कर दिया। इन्होंने मगध को बुरी तरह से पराजित किया। घनानंद कभी सपने में भी नहीं सोच पाया था कि, क्योंकि वो तो स्त्री गमन में, शराब में, जनता का टैक्स लेता था अपने मजे के लिए, इनको सबको अपने मजे के लिए करता था। लेकिन इन्होंने मगध को बिल्कुल जड़ से उखाड़ कर, जो कि घनानंद था, उसको जड़ से उखाड़ कर इन्होंने एक छत्र राज किया। उसके बाद में उसने काबुल पर, गांधार पर, तुर्कमेनिस्तान पर, किर्गिस्तान पर, बलूचिस्तान पर, यहाँ तक कि सेंट्रल एशिया में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छत्र राज किया। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक 16 साल के लड़के, जो मैंने बताया आपको चंदू, आगे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से शासक बना, उसके प्रति समर्पित कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना पूरा जीवन निष्ठा से आचार्य के प्रति समर्पित करते। देखो, इन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार से समर्पित कर दिया कि वे आचार्य की बात मानते गए और आचार्य की गाइडेंस में ही वो सब कुछ करते गए। ऐसे करके ये पूरे अखंड भारत का इनका एक सपना पूरा हुआ। ये थे आचार्य चाणक्य। इनके बारे में काफी हमारे भी एक राजस्थान में राव जोधा के बारे में ऐसे किंवदंती है कि ऐसे खिचड़ी के बारे में, वो कभी किसी दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। अब देखो कितनी प्रमाणिकता है इसमें। बाकी मैंने जो भी बात आपको बताई बिल्कुल प्रमाणिकता के साथ बताई है। सिकंदर कभी भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया, सिकंदर सिंधु नदी को भी पार कर नहीं पाया। ये जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपको मैंने चाणक्य के बारे में बताया। अभी हमारे राजस्थान में सीटी का एग्जाम हुआ, उसके बारे में हमने भी स्टूडेंटों को बताया था कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल के बाद अपने 10+2 के लिए वीडियो डाले थे, उसमें काफ़ी हम जो भी बताए थे स्टूडेंटों को उससे मैटर मिला। 10-12 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स की रिक्वायर की थी। उसके बाद में 8-10 क्वेश्चन की हमने पॉलिटी की बात की थी। उसके बाद में हिंदी का तो खैर जो छोड़ दिया था उसके बारे में तो मैंने बात नहीं की थी। उसके बाद में कल्चर की और स्टैटिक पोर्शन की बात करी, काफ़ी हद तक मैटर मिला है। एक 6-7 मिनट का मैंने वीडियो डाल रखा है। हमारे राजस्थान में अभी द्वितीय शिक्षक श्रेणी भर्ती का पेपर हुआ, उसमें नदियों का आंतरिक प्रभाव वाली नदियों का टॉपिक डाल रखा, उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे स्टूडेंटों कमेंट्स आ रहे थे कि भैया यार आपकी इस वीडियो से 2-3 क्वेश्चन आए। कोई बोल रहा है कि भैया आपने जो तरीका बताया उस हिसाब से हमने तैयारी की। तो हमारे काफ़ी खूब क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि हम ऐसे ही तमाम प्रकार की किताबें पढ़ रहे थे। हमने बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना शुरू किया। उसके बाद में हमारी तैयारी में भी इम्प्रूव देखने को मिला। ऐसे और एक मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ, हमेशा एक वीडियो डाल रहा हूँ। जैसे मैंने G20 पे डाल रखा है, G7 पे डाल रखा है, SCO पे डाल रखा है, उसके बाद में आज IUCN पे डाला है, उसके बाद में SCO पे डाल रखा है। तमाम प्रकार के संगठन है, WHO, WLO,
तमाम प्रकार के जो भी संगठन है जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूएनओ, तमाम प्रकार के संगठनों, 1 मिनट का वीडियो, इसकी स्थापना कब हुई, इसके भारत का सदस्य है नहीं है, इसका मुख्यालय क्या है, इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, भारत की क्या स्थिति है, भारत का सदस्य है नहीं है, तमाम 1 मिनट में मैंने आपको गागर में सागर वाली बात बता देता हूँ। उस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो वो वीडियो देखो आप, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको पता है आजकल इंटरनेशनल जो भी संगठन है उसमें से एक दो क्वेश्चन आते रहते, क्योंकि हर इंटरनेशनल संगठन आजकल चर्चा में रहता है। ऐसे करके अपन अगले वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, क्योंकि हम अब इस ऐसे तैयार करें कि अब संपूर्ण भारत के स्टूडेंटों को लेकर, क्योंकि कई बार स्टूडेंट कमेंट आते हैं कि भैया आप राजस्थान के परवाह नदियों के बारे में बता रहे हो, हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, हम हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे को भैया आप तो राजस्थान की बात कर रहे हो, इंडिया के बारे में कुछ बताओ। तो अब सब स्टूडेंटों को लेकर हम उन टॉपिकों पे बात कर रहे हैं जो स्टूडेंटों को बिल्कुल बोरिंग लगता है, हम बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक स्टूडेंटों को समझ में आता है, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट आते हैं, तो हमारे को एनर्जी आती है कि वाकई में स्टूडेंटों को समझ में आ रहा है, तो हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे करके अब अगले वीडियो आएगी, इंडिया ज्योग्राफी के बारे में कुछ बताएंगे, रिवर्स के बारे में बात करेंगे, इसके अपनी कौन कौन सी कंट्री सीमा साझा करते हैं, किस कंट्री के साथ कौन सा विवाद चल रहा है अपना, तमाम प्रकार की वीडियो ऐसे धीरे धीरे आगे वीडियो आती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ साझा करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।